नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की जो कहानी है ये आज से करीब 9 महीना पहले की है। 11 जून 2023 की कहानी है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। सहारनपुर जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है नकोर, और नकुर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है जजबा। कहानी की शुरुआत इसी जजबा गांव से होती है। इसी जजबा गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम इरफान और दूसरे का नाम इमरान। ये दोनों सगे भाई थे। इरफान और इमरान दोनों सगे भाई थे। और एक का नाम फरमान, तीसरे का नाम फरमान और चौथे का नाम अजब सिंह उर्फ रंगीला। ये 4 दोस्त थे। चारों की उम्र 22 से 25 साल के बीच की थी। एक ही गांव के थे तो बचपना भी साथ में ही बीता। साथ में खेलना कूदना, घूमना टहलना, इसी तरीके से चारों लोग जिगरी दोस्त थे, यानी बचपन के दोस्त थे चारों। और चारों धीरे धीरे एक साथ में ही बड़ा हुए। तो जब इन लोगों की उम्र 20 साल से ऊपर होने लगी हो गई तो चारों लोग आपस में सलाह करते हैं, बातचीत करते हैं कि अभी तक बचपना था, घूमे टहले खेली कूदे जो भी, लेकिन अब बचपना खत्म हो चुका है। अब जवानी की दहलीज भी हम क्रॉस कर चुके हैं, लगभग जवान हो चुके हैं और अब हमें कुछ करना चाहिए। चारों दोस्त आपस में सलाह करते हैं। तो सलाह मशवरा जब करते हैं तो चूंकि पढ़ाई लिखाई इन लोगों की थी नहीं तो ज्यादा बड़ा काम तो कर नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो सर्कस दिखाने का काम शुरू करते हैं। तो आपस में जो है टीम बनाए और फिर अलग अलग क्षेत्रों में जाके गांव गांव में जो है सर्कस दिखाना शुरू कर दिए। और इसी से जो है अच्छी खासी कमाई होने लगी चारों लोगों की। अब 4 लोग में और भी टीम में जो है जोड़े लोगों को। जैसे 4 लोग ये थे, अजब सिंह उर्फ रंगीला, इरफान, इमरान, फरमान, ये 4। और इसी के साथ में फरमान जो था उसकी एक बहन भी इस टीम में जुड़ गई, वो भी सर्कस दिखाने के लिए जाती थी। और ये लोग अपने टीम में जो है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की जो है एक लड़की थी जिसका नाम था अनीता। अनीता को भी अपनी टीम में जोड़ लेते हैं। अनीता भी सर्कस दिखाती है। तो इन लोगों की अपनी एक टीम थी, 6-7 लोगों की, 6 लोगों की अपनी टीम थी। तो ये जहां भी जाते थे, जिस क्षेत्र में जाते थे, 6 लोग साथ में जाते थे। इरफान, इमरान, फरमान, अजब सिंह उर्फ रंगीला, अनीता और फरमान की एक बहन, ये 6 लोगों की टीम थी। जहां भी जाते थे, जिस क्षेत्र में जाते थे, जिस गांव में सर्कस दिखाते थे, यानी जो सर्कस दिखाते थे उसमें इन 4 लोगों की भूमिका होती थी। यानी 6 लोग जो होते थे सभी की भूमिका होती थी और सभी लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे सर्कस दिखाकर जो है। तो इसी तरीके से समय धीरे धीरे बीत रहा था, पैसा अच्छा खासा कमा रहे थे। उम्र तो सभी की लगभग एक समान ही थी। तो ये जो फरमान था, फरमान की एक बहन जो साथ में सर्कस दिखाने जाती थी, उसका जो है ये अजब सिंह उर्फ रंगीला था, इसके साथ में अफेयर हो जाता है। लेकिन इसकी जानकारी फरमान को नहीं होती है, लेकिन इरफान को इसकी जानकारी हो जाती है। तो इरफान सोचता है कि फरमान की बहन के साथ में अगर अफेयर हो गए हैं, संबंध हैं, तो इससे हमें क्या करना है, रहने दो, साथ में काम करते हैं, कोई बात नहीं है। समय इसी तरह धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब बचपन के ये सब दोस्त थे तो सभी का एक दूसरे के घर पे आना जाना था, घरेलू संबंध थे एक हिसाब से, साथ में उठना बैठना, एक दूसरे के घर पे खाना पीना सब होता रहता था। तो ये लोग जब टीम बनाकर बाहर जाते थे सर्कस दिखाने के लिए, तो कभी 15 दिन के लिए बाहर जाते थे, कभी 1 महीना के लिए बाहर जाते थे, कभी 2 महीना के लिए बाहर जाते थे। अलग अलग दूर दराज क्षेत्रों में जाके जो है सर्कस दिखाते थे। और फिर जब वहां कमाई हो जाती थी तो वापस घर पर आते थे। तो हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना फिर घर पर रहते थे, उसके बाद फिर निकलते थे। तो बाहर से जब ये लोग वापस आते हैं गांव में, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर रुकते हैं, तो इस बीच सभी लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बैठते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। तो अजब सिंह का पहले से ही फरमान की बहन के साथ में चक्कर था।
अब लोगों के आपस में एक दूसरे के घर में आते जाते जो है, जो ये इमरान था, इमरान और इरफान ये दोनों सगे भाई थे। इनकी एक छोटी बहन थी, नाम था सोनिया, उम्र करीब 21 साल के आसपास में। तो ये जो अजब सिंह था, ये इमरान के घर पर जाता था और दिखने में अजब सिंह थोड़ा ठीक ठाक था, स्मार्ट था। तो इमरान और इरफान की जो बहन थी सोनिया, उसके साथ भी इसके अफेयर हो जाते हैं। अब जब अफेयर हो जाते हैं अजब सिंह और सोनिया के बीच में, तो दोनों आपस में अपना फोन पर बातचीत शुरू कर देते हैं। फोन पे बातचीत इनकी होती है, कभी सोनिया जो है अजब सिंह को फोन करती है और कभी अजब सिंह सोनिया को फोन करते हैं। जब भी फोन करते हैं घंटों बातचीत होती रहती है, एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताते हैं, सुनाते हैं। इसी तरीके से बात होते होते धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है अपना मेल मुलाकात भी शुरू हो गई, दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। अब अवैध संबंध हो गए सोनिया के साथ में, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं। जैसे फरमान की बहन के साथ अजब सिंह के रिलेशन थे लेकिन फरमान को पता नहीं था, उसी प्रकार से इमरान और इरफान की बहन सोनिया के साथ में अजब सिंह के जब अफेयर हुए तो इसकी जानकारी भी इरफान या इमरान किसी को नहीं हुई और यह अफेयर आगे बढ़ने लगा। फोन पे बातचीत होना, बाहर अपना मेल मुलाकात होना, रिलेशन बनाना, ये सब चलने लगा। लेकिन अब अवैध संबंध था, फरमान की बहन के साथ में संबंध था, तो इरफान को जानकारी थी, लेकिन इरफान की बहन के साथ संबंध हुआ तो इसकी जानकारी किसी को नहीं। लेकिन अवैध संबंध था, कब तक जानकारी ना होती। एक दिन जो है, जो इरफान था, ये अपनी बहन सोनिया को देख लेता है अजब सिंह से बात करते हुए फोन पर। अब जब देख लेता है तो पता लगाना शुरू करता है, तो पता चलता है कि सोनिया और अजब सिंह जो है दोनों बाहर मिलते जुलते भी हैं। अब इरफान को लगता है कि अजब सिंह का फरमान की बहन के साथ भी चक्कर है, जो सिर्फ मुझे मालूम है। अब मेरी बहन के साथ भी इसके चक्कर हो गए हैं। अगर इसका खुलासा हो जाता है, ये बात बाहर आ जाती है, तो आसपास समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इरफान को लगता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है और उसके बाद में इरफान अपनी बहन सोनिया से बात करता है, रोकता है, टोकता है, समझाता है कि अजब सिंह का जो है पहले से ही फरमान की बहन के साथ में अफेयर चल रहा है, उसके साथ बातचीत मत करो, उसके साथ कोई अफेयर या रिलेशन मत रखो। बस घर पे आता जाता है, बचपन का दोस्त है, साथ में काम करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अफेयर मत बनाओ उसके साथ में। अपनी बहन सोनिया को समझाता है। तो सोनिया कहती है कि अजब सिंह को मैं फोन नहीं करती हूँ, बल्कि अजब सिंह मुझे फोन करता है। अब अजब सिंह तुम्हारा दोस्त है, उसे रोको। अब इरफान जो है अजब सिंह के पास जाता है, अजब सिंह से कहता है कि तुम्हारा यार पहले से ही फरमान की बहन के साथ में चक्कर चल रहा है, अब तुम मेरी बहन सोनिया के साथ बातचीत क्यों करते हो, क्यों उसके साथ में अफेयर रखना चाहते हो, क्यों रख रहे हो। अब अजब सिंह जो है इरफान से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को कभी फोन ही नहीं करता हूं, बल्कि तुम्हारी बहन ही मुझे फोन करती है और बात करती है। अब इरफान फंस जाता है मुसीबत में कि अब मैं किसको समझाऊं। सोनिया को समझाता हूं तो कहती है अजब सिंह को समझाओ, वो फोन करता है। अजब सिंह को समझा रहा हूं तो ये कहता है कि तुम्हारी बहन फोन करती है, उसको समझाओ, तुम्हारी बहन है वो। अब किसको समझाऊं मैं। अब ये परेशान हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। अब इसको लगता है कि अजब सिंह का फरमान की बहन के साथ में चक्कर है, तो फरमान की बहन तो अपना काम धंधा करती है, पेशे वाली है, सर्कस दिखाती है, पैसे कमाती है। अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो वो तो अपने आप को मैनेज कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी। लेकिन मेरी बहन जो है वो घरेलू लड़की है, अगर उसके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो उसकी तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। अब इरफान को लगता है कि सोनिया को समझाया, वो जो है अजब सिंह को बता रही है, अजब सिंह को समझाया तो सोनिया को बता रही है, सोनिया को बता रहे हैं, तो इन दोनों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। अब कुछ दूसरा ही रास्ता तलाशना पड़ेगा इन दोनों का जो है, जो रिलेशन है उसे खत्म करने के लिए। अब इरफान अपने छोटे भाई के पास जाते हैं, इमरान के पास। इमरान को इसकी जानकारी नहीं थी। अब इरफान जो है सोनिया और अजब सिंह के बीच का जो फोन पे बातचीत होती थी, दोनों के बीच जो रिलेशन थे, ये जानकारी अपने छोटे भाई इमरान को देते हैं। अब इमरान ये बात जब सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसे भी लगता है
कि अगर इसका खुलासा हो जाता है अफेयर का, बहन सोनिया और अजब सिंह के बीच का, तो पूरे समाज में जो है कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अब इरफान और इमरान दोनों सगे भाई थे और इन दोनों की सोनिया बहन थी। अब इमरान और इरफान दोनों आपस में सलाह करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसे खत्म करवाया जाए। तो इरफान कहता है, इरफान बड़ा होता है, इमरान छोटा, तो इरफान कहता है कि ऐसे छूटेगा नहीं, क्योंकि दोनों से हमने बात करके देख लिया। अब बहन की जिंदगी अगर बचाना है तो जो अजब सिंह है इसकी जिंदगी खत्म करना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है। अब इमरान कहता है तो कैसे होगा ये सब, पूछता है। तो इरफान बताता है छोटे भाई इमरान से कि जो फरमान है, फरमान की बहन के साथ भी अजब सिंह के जो है चक्कर हैं, उसके साथ भी अफेयर है और इसकी जानकारी फरमान को नहीं है। अगर फरमान को ये जानकारी हो जाएगी तो उसे भी बहुत खराब लगेगा, वो भी अपनी बहन से रिलेशन तोड़वाना चाहेगा, तो इस काम में उसको भी साथ में शामिल कर लेते हैं हम। अब इमरान कहता है ठीक है, और फिर इरफान और इमरान दोनों भाई जो है फरमान के पास जाते हैं और फरमान को जो है ये नहीं बताते हैं कि उसकी बहन सोनिया का चक्कर अजब सिंह के साथ में है। इमरान और इरफान जो है फरमान से ये बताते हैं कि तुम्हारी बहन का चक्कर अजब सिंह के साथ में है, और था ही, लेकिन फरमान को जानकारी नहीं थी। और बताते हैं कि अगर इस रिलेशन का खुलासा अगर हो जाता है तो समाज में तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। फरमान को बताता है, फरमान को ललकारता है। तब फरमान करता है कि हाँ बात तो सही है यार, वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं और साथ में काम जरूर करते हैं, बचपन के मित्र जरूर हैं, लेकिन ये इस रिलेशन का अगर खुलासा होता है, जानकारी लोगों को होगी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। बात तो सही है, तो क्या किया जाए, कैसे इस रिलेशन को इनके खत्म करवाया जाए। तो इरफान कहता है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे रिलेशन इनका नहीं छूटेगा, कुछ कड़ाई करनी पड़ेगी। अब फरमान कहता है क्या, तो कहता है कि अजब सिंह को जो है यहां से कहीं बाहर लेके चलते हैं सर्कस दिखाने के लिए, और उसमें अपनी बहन को लेके मत चलो, हम ही 4 लोग चलते हैं और वहां अजब सिंह की जो है तीनों लोग मिलकर जमकर जो है कुटाई कर देंगे, धुनाई कर देंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब फरमान कहता है ठीक है चलो, लेकिन कहां लेके चलोगे। तो इरफान कहता है कि चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। तो अंबेडकर नगर की जो एक थाना पड़ता है जिसका नाम है बेवाना, और बेवाना थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भितरी डीह गांव। तो भितरी डीह गांव में जो है अनीता रहती थी, जो इन्हीं के ग्रुप में काम करती थी, वो भी सर्कस दिखाने का काम करती थी। तो ये लोग जो है अनीता के घर पहले भी कई बार आ चुके थे। तो इरफान कहता है फरमान से कि वहीं अंबेडकर नगर अनीता के घर पर चलते हैं और वहीं पर जो है इनको लेके चलते हैं, वहीं पे ये इलाके में अपना सर्कस दिखाएंगे अलग अलग गांव में, और वहीं पे जमकर इनकी धुनाई करेंगे, किसी को गांव में किसी को पता भी नहीं चलेगा, बहन को अपने साथ में लेकर मत चलो। तो फरमान कहता है तो ठीक है। अब इन तीनों का प्लान बन जाता है और ये तीनों मिलकर जो है अजब सिंह से बात करते हैं, अजब सिंह को भी तैयार करते हैं, और फिर 10 जून 2023 को ये लोग सहारनपुर से अंबेडकर नगर पहुंच जाते हैं। अब यहां पहुंचते हैं तो सीधा यही बेवाना थाना के अंतर्गत जो भितरीडीह गांव होता है, अनीता का गांव घर जहां होता है, वहां पहुंचते हैं अनीता के घर 10 जून 2023 को। ये चारों लोग पहुंचते हैं तो अनीता तो जानती ही थी लोगों को। तो अब चूंकि सहारनपुर से आए थे तो इरफान कहता है अजब सिंह से, यार आज ही सर्कस नहीं दिखाएंगे, इतना दूर से चल के आए हैं, आज कहीं पार्टी करते हैं और आराम करते हैं, कल से सर्कस दिखाएंगे। तो अजब सिंह कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज पार्टी हो जावे और आराम कर लेते हैं, कल से जो है सर्कस दिखाएंगे। अब ये इरफान और अजब सिंह ये दोनों लोग जो है अपना सर सामान जो होता है वही अनीता के घर पर रख देते हैं और ये लोग मार्केट चले जाते हैं, यानी बाजार चले जाते हैं, और वहां पर जो है कुछ शराब की बोतल खरीदते हैं, चखना वगैरह खरीदते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, और शाम को करीब 7 बजे के आसपास में जो है वापस फिर यहीं आते हैं अनीता के घर
बितरीडीह गांव यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो जो इरफान होता है कहता है यार अनीता के घर पर शराब पीना ठीक नहीं है, क्योंकि अनीता के परिवार के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, और फैमिली के बीच में बैठकर अगर शराब पिया जाएगा तो अच्छा नहीं है, अनीता को भी खराब लगेगा। चल के कहीं बाहर कोई जगह ढूंढते हैं और वहां बैठकर पियेंगे शराब। तो ये लोग पहले भी अनीता के घर कई बार आ चुके थे, इलाके में घूमे टहले थे। खासकर अजब सिंह जो था वो ज्यादा घूमा टहला था। तो अजब सिंह जो बताता है कि हाँ ठीक है, इसी गांव से बाहर कुछ ही दूरी पर जो है एक स्कूल है। स्कूल का नाम था एके पब्लिक स्कूल, जो पिछले 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। वहां कोई नहीं आता जाता है। कुछ पुराने फर्नीचर वहां पे पड़े हुए हैं टूटे फूटे, और पूरा स्कूल जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोई नहीं आता जाता है वहां पर, पूरा सुनसान रहता है। अब इरफान को लगता है कि ऐसी ही जगह की तो हमें तलाश थी, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और रहता है। इरफान, इमरान और जो फरमान होता है उसका प्लान कुछ और ही रहता है। इसकी जानकारी अजब सिंह को नहीं होती है। अब ये चारों लोग जो है, इरफान, इमरान और फरमान और अजब सिंह, ये चारों लोग जो है घर से निकलते हैं और वही 8:30 बजे के आसपास में जो है यहाँ एक ही पब्लिक स्कूल में जो है प्रवेश कर जाते हैं। और वहां कमरा खुला होता है, वैसे टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा होता है, क्योंकि 2 साल से स्कूल बंद था, चालू ही नहीं था, तो पूरा खंडहर हो चुका था। वहीं पे बैठते हैं। अब वो शराब की बोतल खोलते हैं, शराब पीना जो है चारों लोग शुरू करते हैं। तो षड्यंत्र के अनुसार से जो इरफान होता है, इमरान, ये खुद तो कम पीते हैं, फरमान को भी कम पिलाते हैं, लेकिन जो अजब सिंह होता है इसे ज्यादा शराब पिलाते हैं। और ज्यादा शराब पीने की वजह से अजब सिंह जो होता है वो कुछ ही देर में जो है वो शराब के नशे में इतना ज्यादा धुत हो जाता है कि होश खो बैठता है। और उसके बाद में इरफान जो फरमान होता है, फरमान से कहता है कि फरमान ऐसा करो, अजब सिंह का गला घोंट दो, मार दो यहीं पे। अब फरमान चौंक जाता है और कहता है इरफान भाई, हमारी आपकी बात हुई थी अजब सिंह को मारने पीटने के लिए, लेकिन उसे जान से मारने की बात नहीं हुई थी। अगर उसको जान से मार देते हैं तो पकड़े जाएंगे और बची जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ जाएगी, यानी जेल के अंदर सड़ जाएगी। तो इरफान कहता है कि फरमान तुम चिंता मत करो, सारी प्लानिंग पहले से ही कंप्लीट है हमारी, पकड़े नहीं जाओगे, बस तुम अपना काम करो। अब इरफान और फरमान आपस में बात कर ही रहे थे कि इरफान का छोटा भाई जो होता है इमरान, वहीं पे एक पत्थर पड़ा होता है, वो पत्थर उठाता है और खींच के जो है अजब सिंह के सिर पे पटक देता है। और उसके बाद में अजब सिंह लहूलुहान होकर वहीं पे गिर जाता है, नशे में धुत होता ही है, वहीं गिर जाता है और मौके पे ही जो है उसकी मौत हो जाती है। अब अजब सिंह की जब मौत हो जाती है तो फरमान तो चौंक जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन इरफान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो अजब सिंह होता है उसका पूरा तलाशी लेते हैं, जो सारा सामान होता है, मोबाइल वगैरह होता है, वो अपने पास रख लेते हैं। और इरफान की जेब में जो है एक कंडोम का पैकेट था, जो क्लाइमैक्स कंपनी का होता है, उठा के वहीं फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। इस कंडोम का जो पैकेट था, इसे लाने का भी अपना एक प्लानिंग था इरफान का। प्लानिंग ये था कि अगर कोई आएगा देखेगा तो लोगों को यही लगेगा कि कंडोम का पैकेट पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति यहाँ पे अवैध संबंध बनाने आया था और अवैध संबंध के चक्कर में जो है ये कत्ल हुआ है, हत्या हुई है। इस षड्यंत्र के तहत उस कंडोम का पैकेट वहां पे फेंक देते हैं, लेकिन वही कंडोम के पैकेट से ये लोग पकड़े भी जाते हैं। आगे की कहानी में पूरी बात बताता हूं मैं आपको। अब जब वहां पे वो मौके पे उसकी मौत हो जाती है अजब सिंह की, तो वहीं पर स्कूल के जो टूटे फूटे फर्नीचर होते हैं लाते हैं, अजब सिंह की डेड बॉडी पे डाल देते हैं और शराब की जो बोतल होती है, कुछ शराब उसमें बची होती है, उसको उठा के उस पर उड़ेल देते हैं। जो लकड़ी रखते हैं, फर्नीचर के लकड़ी रखते हैं टूटी फूटी उस पे, और जो अजब सिंह की डेड बॉडी होती है उस पर उड़ेल देते हैं, उड़ेल के जो आग लगा देते हैं। अब आग लगा देते हैं, उसके बाद में जो अजब सिंह की डेड बॉडी होती है धो धो करके जलने लगती है। अब रात को 10 साढ़े 10 बजे का समय था, 8:30 बजे लोग गए थे वहां, शराब पीते बातचीत करते करते 10:30 बज गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है गांव में कि 7-8 बजे तक लोग खाना पीना खा पी के बिस्तर ले लेते हैं। और वैसे भी जो ये स्कूल था एके पब्लिक स्कूल, ये जो गांव था अनीता का अपना,
ये भितरीडीह गांव यहाँ से जो है काफी दूरी पर था। अब रात को 10 बजे बाहर क्या हो रहा है, सुनसान जगह पे क्या हो रहा है, किसी को क्या पता। सब अपना खा पी के बिस्तर ले चुके थे, किसी को कोई पता नहीं। अब जब अजब सिंह की डेड बॉडी जलने लगती है तो फिर ये तीनों लोग वहां से अपना इरफान, इमरान और फरमान, ये तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। और रात को ही अनीता से बिना बताए ही यहाँ अंबेडकर नगर से सीधा सहारनपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। अभी लोग सहारनपुर भाग जाते हैं रात को ही। अब रात को 10:30 बजे की ये घटना थी, 10 जून 2023 की घटना थी। अब रात पूरा बीत जाती है, सुबह होती है, यानी 11 जून 2023 सुबह होती है। तो सुबह 7 बजे के आसपास में गांव में क्या होता है, जब सुबह होती है तो सुबह के समय गांव के जो लोग होते हैं अपना शौच वगैरह करने के लिए गांव से बाहर जाते हैं, अपने अपने खेतों में जाते हैं। तो वही 7 बजे के आसपास में 11 जून को भितरीडीह गांव का एक व्यक्ति अपना लोटे में पानी लेके और शौच के लिए बाहर जा रहा था। तो ये जो एके पब्लिक स्कूल था, ये खंडहर जरूर था, बंद जरूर था 2 साल से, लेकिन इसी के बाहर से सामने से रास्ता था, सार्वजनिक रास्ता था, जो लोगों का आना जाना वहां से होता रहता था। तो सुबह 7 बजे जो है इसी भितरीडीह का एक व्यक्ति जो है लोटे में पानी लेके शौच के लिए जा रहा था। उसकी नजर जो है स्कूल की ओर जाती है, तो वहां से देखता है कि धुआं निकल रहा है सुबह 7 बजे ही। अब वो व्यक्ति जो है सोच में पड़ जाता है कि ये स्कूल पिछले 2 साल से बंद है, पूरा खंडहर हो चुका है, ना कोई आता है ना जाता है, और सुबह 7 ही बजे हैं, अंदर से धुआं निकल रहा है, क्या बात है। अब वो सोचता है कि चलो देखते हैं। अब वो शौच जाने के बजाय सीधा स्कूल के अंदर जाता है जहां से धुआं निकल रहा होता है। वहां जाता है, देखता है तो एक डेड बॉडी जल रही थी। डेड बॉडी लगभग 90% जल चुकी थी, कुछ वही हल्का फुल्का मांस और कंकाल बचा था। अब देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, वो चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भागता है, सीधा गांव पहुंचता है, यहाँ भितरीडीह गांव पहुंचता है। गांव में सभी लोगों से सारी बात बताता है कि वहां पे जो है एक डेड बॉडी जल रही है, यानी एक लाश जल रही है किसी व्यक्ति की जो है। अब ये जानकारी जब भितरीडीह गांव के लोगों को होती है तो भारी मात्रा में लोग जो है इकट्ठा होते हैं और यहाँ एक ही पब्लिक स्कूल में पहुंचते हैं। घटना स्थल पर यहाँ देखते हैं वाकई में एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी जल रही है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, किसने इसको मारा, किसने जलाया। सब आपस में जो चर्चा करने लगते हैं और वहां पे अपना देखते हैं कंडोम की पैकेट पड़ी रहती है, शराब की खाली बोतल पड़ी रहती है। तो ऐसे सब मामले में जो गांव के लोग होते हैं वो बहुत कम रिस्क लेते हैं। उनको लगता है कि अगर इसमें हम कोई चीज छेड़छाड़ करते हैं और कल जांच पड़ताल में कहीं हम लोग ही उल्टा ना पकड़ा जाए, कोई मामला हो जाए, यानी डरते हैं, तो वहां छेड़छाड़ कुछ नहीं करते हैं। तो वो लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए थे भितरीडीह गांव के लोग, वो पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस को सूचना देते हैं तो स्थानीय थाना जो होता है बेवाना ही पड़ता है। सूचना मिलते ही जो है कुछ ही देर में बेवाना थाने की पुलिस की टीम जो है यहाँ घटना स्थल पर पहुंचती है, भितरीडीह गांव के उसी एक ही पब्लिक स्कूल में जहां पे डेड बॉडी जल रही थी, गांव के लोग इकट्ठा हुए थे, वहां पहुंचती है। अब पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो सबसे पहले अपना डेड बॉडी अपने कस्टडी में लेते हैं और देखते हैं तो डेड बॉडी करीब 90% जल चुकी थी। उसमें बस वही कंकाल बचा था या तो हल्का फुल्का मांस के लुथड़े बचे हुए थे, बाकी कुछ उसमें बचा नहीं थे, यानी उसे देखकर कोई पहचान नहीं सकता था। कंकाल देखे कैसे पहचान किया जा सकता है कि वो नर कंकाल है या नारी का कंकाल है या जो भी, यानी डेड बॉडी का कोई पहचान नहीं कर सकता कि किसकी डेड बॉडी है वो। अब पुलिस वहां घटना स्थल पर मौके पर मुआयना करती है तो वहां कुछ नहीं, कुछ शराब की खाली बोतल पड़ी होती हैं और कंडोम का एक पैकेट जो क्लाइमेक्स कंपनी का होता है। पुलिस जो है उस कंडोम को अपने कब्जे में लेती है और वहां जो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं उनसे पूछताछ करती है। यही पूछती है कि डेड बॉडी के बारे में जानते हो, पहचानते हो, किसकी है, किसने मारा, यही सब पूछते हैं। तो गांव वाले सीधा बोल देते हैं कि सर हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमारे गांव का यह आदमी भी नहीं है। अब पुलिस ये जानकारी चाहती है ग्रामीणों से कि शायद आपके गांव का या गांव के आसपास जो और गांव है वहां से कोई व्यक्ति गायब है, कुछ है, ऐसा कुछ जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीणों से। तो ग्रामीण सीधा पुलिस से यही बात बोलते हैं कि सर हमारे गांव या गांव के आसपास या हमारे इलाके से अगर कोई व्यक्ति लापता होता तो इसकी जानकारी हम लोगों को होती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये जो भी व्यक्ति है, जिसकी भी डेड बॉडी है,
वो कोई बाहरी भी व्यक्ति हो सकता है। अब पुलिस पूरी तरह से निहत्थ थी, पुलिस के हाथ में सिर्फ वही कंडोम का पैकेट। अब उसके बाद में पुलिस जो है घटना स्थल पे जो कागजी कार्रवाई होती है, मौके पे पंचनामा वगैरह करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद में अपना जो अंबेडकर नगर के और थाने होते हैं, उन थानों से पता करते हैं कि शायद कहीं किसी व्यक्ति की गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट दर्ज हो। तो पता करते हैं तो पता चलता है सभी थानों से कि किसी व्यक्ति का जो है कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ दर्ज नहीं है। अब पुलिस पूरी तरह से परेशान, क्योंकि पुलिस की जांच पड़ताल तभी आगे बढ़ सकती है सुचारू रूप से जब डेड बॉडी की पहचान हो जाती है। और अगर डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है तो उसकी जांच पड़ताल पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है, यानी जांच पड़ताल आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डेड बॉडी की पहचान हो नहीं पाई थी, अब पुलिस के लिए ये जांच चुनौती बन चुकी थी। अब पुलिस सोच में पड़ गई कि जांच की शुरुआत करें तो कहां से करें। पुलिस के हाथ में वही कंडोम का एक पैकेट, अब पुलिस उसी कंडोम के पैकेट से ही जांच पड़ताल की शुरुआत करती है। अब पुलिस टीम जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो छोटे मोटे कस्बे थे वहां पर जो केमिस्ट की दुकान थी, जनरल स्टोर थे, अंबेडकर नगर शहर में जो है जो केमिस्ट की दुकान थी, जनरल स्टोर थे, एक एक दुकान पे जा जाके पूछते हैं, देखते हैं कि क्लाइमैक्स कंपनी का कंडोम कौन कौन बेचता है, कौन कौन दुकान पे बिकता है। तो सभी दुकानदार यही बताते हैं कि सर हम लोग कंडोम बेचते तो जरूर हैं, लेकिन क्लाइमैक्स कंपनी का कंडोम हम लोग नहीं बेचते हैं, यहाँ ये इस कंपनी का कंडोम नहीं बिकता है। अब पुलिस परेशान कि इस कंपनी का कंडोम यहाँ बिकता नहीं है तो फिर ये कंडोम आया कहां से। अब पुलिस जो है क्लाइमैक्स कंपनी से संपर्क करती है और कंपनी से ये पता करती है कि आपके कंपनी का ये कंडोम जो है कहां कहां किन किन शहरों में बिकता है। तो कंपनी से पता चलता है कि क्लाइमैक्स कंपनी का कंडोम जो है दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बिकता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में नहीं बिकता है। अब पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि मरने वाला और मारने वाला ये दोनों कहीं और के नहीं हैं, बल्कि या तो दिल्ली के हैं और या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। अब दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो हैं, ठीक है, लेकिन कौन है, कहां के हैं, ये कुछ पता नहीं, कोई क्लू पुलिस के पास नहीं। अब पुलिस परेशान। अब ये जांच पुलिस के लिए चुनौती बन चुकी थी, लेकिन पुलिस भी जिद पे अड़ गई थी कि हर हाल में जो है इस केस का खुलासा करना ही है। अब पुलिस की जांच पड़ताल का रुख जो है टेक्निकल वे में चला जाता है। अब पुलिस सबसे पहले ये अनुमान लगाती है कि 11 तारीख को सुबह जो है डेड बॉडी मिली थी, 11 जून को, तो इसका मतलब उसका जो कत्ल था, कत्ल हुआ होगा तो रात में ही हुआ होगा। तो रात में किस समय हुआ होगा, तो पुलिस को अनुमान लगाती है कि शराब वगैरह लोग पीते हैं तो 8 बजे से 12 बजे के बीच में ही पीते हैं। इसके पहले बहुत कम लोग या इसके बाद में भी बहुत कम लोग पीते हैं। 8 से 12 के बीच में ही ज्यादातर लोग शराब पीते हैं। और अगर इसका कत्ल हुआ भी होगा तो इसी समय में हुआ होगा, क्योंकि वहां डेड बॉडी के पास में शराब की बोतल पड़ी हुई थी। तो पुलिस को तो पता था कि शराब के नशे में ही ये सब कुछ हुआ होगा। तो पुलिस जो है वहां घटना स्थल पे जो मोबाइल का डाटा डंप पड़ा हुआ था उसे निकलवाती है मोबाइल कंपनी से। अब जब डाटा डंप निकलवाती है उस समय का, रात को 8 बजे से लेके और 12 बजे के बीच का, यानी 4 घंटे का, 10 जून 2023 का। अब जब डंप डाटा निकलवाती है तो उसमें बहुत सारे नंबर एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में नंबर। लेकिन पुलिस को तलाश होता है ऐसे नंबर का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या दिल्ली का हो। अब पुलिस को उसकी तलाश होती है। अब तलाश करते करते सैकड़ों नंबर तलाश करते हैं तो उसमें से 11 नंबर सामने आता है पुलिस के। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नंबर हैं, 11 नंबर। अब पुलिस बाकी नंबर छोड़ के जो है इस 11 नंबर को जो है अपने पास रख लेती है। अब उन 11 नंबर में से पुलिस को उस नंबर की तलाश होती है जो घटना स्थल पर उसका लोकेशन जो है कुछ देर रहा हो, क्योंकि शराब पिए थे, कत्ल किए थे और वहां से गए होंगे तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा तो वहां रुके ही होंगे। अब उसका तलाश होता है। तो 11 नंबर में से जब पूरा तलाशते हैं तो 4 नंबर का लोकेशन आ जाता है वहां का कि करीब 1-1.5 घंटा ये 4 नंबर यहाँ पे रहा। और उस चारों नंबर का जब डिटेल निकालते हैं तो वो नंबर किसी और का नहीं होता है, बल्कि इन्हीं 4 लोगों का होता है। एक जो है इरफान का, एक इमरान का, एक फरमान का और एक अजब सिंह का, इन्हीं का नंबर होता है। अब इनका पूरा डिटेल निकलवाते हैं
कि ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं, क्योंकि पुलिस को तो नहीं पता था। हमने कहानी में सुना दिया कि सहारनपुर के हैं, लेकिन पुलिस जांच में ये पता नहीं था कि ये चारों लोग कहाँ के रहने वाले हैं। अब जब इनका पूरा डिटेल निकलवाते हैं तो इन चारों लोगों का जो एड्रेस होता है सहारनपुर होता है, यही अपना थाना नकुड़ और गांव जो है जज्बा, चारों एक ही गांव के होते हैं। अब पुलिस को लगता है कि चारों एक ही गांव के हैं, बस यही लोग हो सकते हैं, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। अब पुलिस उन चारों में से एक नंबर को जो फोन करती है तो वो नंबर बंद बताता है। अब पुलिस का संदेह जो होता है और बढ़ जाता है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे पुलिस फोन करती है तो सामने से एक महिला फोन उठाती है। अब पुलिस जो है इन चारों नंबरों के बारे में जो है उस महिला को बताती है, अंबेडकर नगर पुलिस। तो वो महिला जो है इस नंबर के बारे में नहीं बल्कि इन चारों लोगों के बारे में पूरी जानकारी पुलिस को दे देती है। और उसके बाद में अंबेडकर नगर पुलिस की एक टीम जो है तत्काल सहारनपुर के लिए रवाना हो जाती है। वहां पहुंचते हैं तो कहीं भी किसी भी जिले की पुलिस जब दूसरे जिले में जाती है तो जिस जगह जाती है तो उस जगह का जो मतलब जिस थाना के अंतर्गत आता है उस थाने की जो लोकल पुलिस होती है उसे साथ में लेकर जाती है। तो अंबेडकर नगर पुलिस की टीम जब सहारनपुर पहुंचती है तो सहारनपुर का जो है नकुड़ थाना होता है, सबसे पहले यहाँ जाते हैं और नकुड़ थाने की कुछ जो लोकल पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें साथ में लेकर फिर जज्बा गांव पहुंचते हैं। तो ये तीनों लोग यानी इरफान, इमरान और फरमान, ये तीनों अपने घर पर मिल जाते हैं। उसके बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके जो है सहारनपुर से अंबेडकर नगर लाती है, यहाँ बेवाना थाना, और यहाँ तीनों को बैठा कर जब पूछताछ करती है तो पहले तो ये तीनों पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पेश आती है तो ये तीनों टूट जाते हैं और इस पूरे कहानी को जो है पुलिस के समक्ष बयां कर देते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।